वेलकम माय डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं के ब्रीदिंग। दोस्तों आपके लिए एक बेहतरीन मिनी सीरीज लेकर आ गए हैं जिसमें हमें लिव नाम की लड़की की एक सर्वाइवल कहानी दिखाई गई है। खैर आज हम ज्यादा लंबा इंट्रोडक्शन नहीं रखेंगे, सीधे करते हैं एक्सप्लेन। तो कहानी की शुरुआत में हमें लिव को दिखाया जाता है जो कि एक एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रही है। लिव की बात करें तो वो एक बहुत ही अच्छी लॉयर है जो कि न्यूयॉर्क में रहती है। असल में लिव किसी खास वजह से इनविक कनाडा जा रही है। इसी बीच लिव को उसकी कोवर्कर रूथ का फोन आता है जो लिव से पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। लिव बता देती है कि मैं तो छुट्टी लेकर बाहर जा रही हूँ, मैंने तो तुम्हें एक मेल भी किया था। रूथ बोलती है हाँ मैंने मेल देखा था, असल में मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तुम कभी ऐसे अचानक से अपना काम धाम छोड़कर नहीं जाती हो, बल्कि तुम्हें तो काम के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। क्या तुम ठीक हो? लिव जवाब देती है कि सब कुछ ठीक है। यहाँ रूथ अब कुछ ऐसा बोलती है जिससे लिव चिढ़ जाती है। वो लिव से पूछती है क्या मैं तुम्हारी जगह काम निपटाने के लिए डैनी को बुला लूं? डैनी का नाम सुनते ही लिव रूथ को ताना मारते हुए कहती है कि हाँ क्यों नहीं, वो भी काबिल वकील है, तुमने तो उसे मुझसे मिलवाया था, कोई बात नहीं। इतना बोलकर लिव कॉल काट देती है। इसके बाद लिव को पता चलता है कि कनाडा जाने वाली फ्लाइट खराब मौसम की वजह से कैंसिल हो गई है। अब लिव पूछती है कि क्या कोई और फ्लाइट नहीं है? मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है, असल में मुझे किसी से मिलना है और अगर मैंने देर की तो वो चला जाएगा। इस बार रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि देखिए आप एक काम करिए, जिस आदमी से आपका काम है, मतलब जिससे आपको मिलना है, उनसे कह दीजिए कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। पर दोस्तों शायद लिव ये भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो फ्लाइट को लेकर काफी देर बहस करने के बाद वहीं थक हार कर बैठ जाती है। उसी दौरान वो दो आदमियों को बात करते हुए सुनती है। वो कहते हैं कि हमें तो इनोविक से भी आगे जाना है, और ये सुनते ही लिव उन लोगों के पास चली जाती है। उनसे कहती है कि प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे भी इनोविक जाना है और मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, प्लीज। मेरे पास एक बैग के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब इन दोनों की बात करें तो इनमें से एक का नाम सैम है और दूसरा प्लेन का पायलट जॉर्ज। ये दोनों ही एक छोटी सी प्लेन से इनोविक के लिए निकलने वाले थे, लेकिन सैम लिव को ले जाने से साफ इनकार कर देता है। लिव दोबारा उनसे विनती करती है कि प्लीज, साथ ही वो उन्हें पैसे देने को भी तैयार हो जाती है, पर सैम नहीं मानता। अब उनकी इसी शोर के कारण एक गार्ड उनसे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, जिसे देखकर सैम कहता है कि नहीं, हम विंडो सीट पर कौन बैठेगा इस बात को लेकर झगड़ रहे थे और कुछ भी नहीं। यानी कि वो लिव को अपने साथ ले जाने के लिए मान गया था। अब प्लेन को अच्छे से तैयार करने के बाद ये लोग निकल पड़ते हैं अपने सफर की ओर, पर टर्बुलेंस बहुत ज्यादा था तो लिव सैम से इस झटके का कारण पूछती है। तो सैम बताता है कि ये गर्मियों की शुरुआत है तो ठंडी और गर्म हवाओं की वजह से ये झटके हमें लग रहे हैं और कोई दूसरा कारण नहीं है। फिर वो लिव से उसके प्रोफेशन के बारे में पूछता है। वो बताती है कि मैं एक लॉयर हूँ और सैम बताता है कि मैं नेशनल जियोग्राफिक में फोटोग्राफर हूँ। उन्हीं के एक प्रोजेक्ट के तहत हिरन, बारहसिंघा, इन जैसे जानवरों को कैमरे में कैद करने के लिए वो जंगलों में जा रहा है। अब सैम लिव को 2 एनर्जी बार्स और पानी देता है क्योंकि जब वो इनोविक पहुंचेंगे तब तक वहां पर सब कुछ बंद हो चुका होगा, इसलिए लिव भी ले लेती है। यहाँ लिव फोन का इस्तेमाल करने लगती है तो जॉर्ज उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ऐसा करने से उनके इंस्ट्रूमेंट्स की रीडिंग में बदलाव हो सकता है, इसलिए उसके मना करने पर लिव फोन रख देती है। अब सैम लिव से और बातें करना चाहता था लेकिन लिव का तो सोने का मन था तो वो चुपचाप सो जाती है। यहाँ कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हमें पता चलता है कि लिव के ना तो ज्यादा दोस्त थे और ना ही उसे लोगों से घुलना मिलना पसंद था। वो बस अपने ही काम में व्यस्त रहती थी, इसलिए एक रात रूथ उसे काम के बहाने एक बार में बुला लेती है जहाँ वो लिव को डैनी से मिलवाती है जो कि उसी की तरह एक वकील था। रूथ ने ये इसीलिए किया था ताकि लिव काम के अलावा भी और चीजों में थोड़ा ध्यान दे सके। अब लिव को डैनी पसंद आ जाता है पर वो ज्यादा कुछ जाहिर नहीं करती। फिर उसके कुछ देर के बाद वो यहाँ से जाना चाहती थी पर रूथ उसे जाने नहीं देती। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ लिव की आंखें खुलती है और वो देखती है कि प्लेन जॉर्ज के काबू से बाहर हो गया है। वो कहता है कि ज्यादा दबाव की वजह से कुछ भी काम नहीं कर रहा है और उसके इतना कहते ही इनका प्लेन क्रैश होकर पानी में गिर जाता है। सभी बेहोश हो जाते हैं। फिर जब लिव को होश आता है वो देखती है कि प्लेन अभी डूबा नहीं। यहाँ वो किसी तरह से सैम की सीट बेल्ट खोलती है जो कि काफी बुरी तरह से डरा हुआ था क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए जैसे लिव उसे आजाद करती है सैम घबराकर प्लेन के दरवाजे को खोलकर बाहर ही चला जाता है और इससे पूरा प्लेन काफी तेजी से डूबने जाता है। अब यहाँ लिव देखती है कि जॉर्ज की हालत काफी खराब है क्योंकि एक मेटल का टुकड़ा उसके पैर में घुसा हुआ है जिसे लिव पानी में डूब जाने के बाद भी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जॉर्ज की जान चली जाती है। लिव को बहुत दुख होता है पर उसे तैरना आता था, इसलिए वो भी प्लेन से बाहर निकलकर पानी के बाहर आ जाती है जहाँ वो देखती है कि सैम डूब रहा है, इसलिए लिव उसको बचाने की कोशिश करती है मगर वो पानी में इतना घबराया हुआ था कि वो लिव को ही अनजाने में डुबाने लग जाता है। फिर लिव कैसे भी करके खुद को संभाल कर उसे पैर चलाने के लिए बोलती है और कुछ देर तैरने के बाद वो सैम के साथ एक किनारे पर पहुंच जाती है। यहाँ लिव देखती है कि सैम के भी पैर में मेटल का टुकड़ा घुसा हुआ है
जिससे काफी खून निकला हुआ है। खून रोकने के लिए लिव कपड़े को किसी तरह कस कर बांध देती है। इससे खून तो रुक जाता है और लिव उस मेटल के टुकड़े को नहीं निकाल पाती, क्योंकि इससे घाव खुल जाता और इलाज होना अभी पॉसिबल नहीं था। सैम कुछ देर के बाद ही बेहोश हो गया था, पर उसकी धड़कनें अभी भी चल रही थी। यहाँ लिव सैम को चेक करती है तो उसे एक फोन और लाइटर मिलता है। लिव अपने और सैम के फोन में देखती है तो उसमें सिग्नल नहीं होता, इसलिए वो किसी ऊंची जगह पर जाती है, पर कोई फायदा नहीं होता। सिग्नल अभी भी नहीं आ रहे थे। अब लिव उस जगह को देखती है तो चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था, यानी कि यहाँ से निकलना उनके लिए अब नामुमकिन हो गया था। इसलिए वो काफी ज्यादा हताश होकर रोने लग जाती है। फिर वापस आकर वो आग जलाने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि लाइटर काम नहीं कर रहा था। इसलिए वो रात में ठंड से बचने के लिए पेड़ की ढाल और पत्तियां काट कर उनका ब्लैंकेट बनाकर सैम के बगल में लेट जाती है। यहाँ वो उन हसीन पलों को याद करती है जो उसने डैनी के साथ बिताए थे। अगली सुबह उठते ही लिव वहां पर पड़े एक पेड़ पर निशान लगाती है, यानी कि उसे इस जगह पर एक दिन हो गया है। फिर वो देखती है तो सैम को होश आ चुका था। उसे अभी भी काफी दर्द हो रहा था। वो बताता है कि मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लिव देखती है तो सैम को वहां काफी गंभीर चोट आई हुई थी। फिर लिव सैम को प्लेन क्रैश और जॉर्ज की मौत के बारे में बताती है, जिस पर सैम कहता है कि मुझे लगता है हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। लिव कहती है कि तुम नेशनल जियोग्राफिक में फोटोग्राफर हो, वो तुम्हें खोजते हुए जरूर आएंगे। लेकिन सैम कहता है कि मैंने तुमसे अपने काम के बारे में झूठ बोला था, कोई नहीं आने वाला हमें बचाने, तुम यहाँ बिल्कुल अकेली हो। और यही सैम के आखिरी शब्द थे। इतना कहते ही सैम की मौत हो जाती है और लिव और भी ज्यादा हताश और निराश हो जाती है। इसी बीच वो एक फोटो देखती है जो उसके सामान से बहकर यहाँ पर आ गई थी। ये असल में लिव के पेट पर पल रहे बच्चे की स्कैन फोटो थी, जिसको देखकर हम समझ पाते हैं कि लिव अभी प्रेग्नेंट है। इसके बाद सीन पास्ट में जाता है, जहां हम देखते हैं कि लिव डैनी के साथ डिनर करने के बाद वो उसके साथ थोड़ा इंटीमेट भी होती है। पर फिर सुबह जब लिव उठती है तो वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। उसका पूरा व्यवहार बदल जाता है। काम पर जब डैनी लिव से बात करने की कोशिश करता है तो लिव भी उससे ठीक से बात नहीं करती, ना ही उससे अच्छे से पेश आती है, सिर्फ काम की बात करती है, पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर कुछ नहीं। और ये चीजें डैनी को काफी अजीब लगती है, इसलिए वो चुपचाप चला जाता है कि पता नहीं इसे क्या हो गया। फिलहाल कहानी आती है प्रेजेंट में, जहां हम देखते हैं कि सैम के मरने के बाद अब लिव बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। उसके दिमाग में बहुत भ्रम होने लग जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि सैम उससे बातें कर रहा है। सैम उससे बोलता है कि प्लेन में एक रेडियो होगा, उसे लाना होगा। तो फिर क्या, लिव अपने कपड़े उतार कर झील में डूबे हुए प्लेन से रेडियो निकालने का काम करती है। पर वो जैसे ही पानी में जाती है उसे पता चल जाता है कि पानी बहुत ही ठंडा है, इसलिए वो तुरंत बाहर निकल जाती है। उसे समझ आ चुका था कि वो तैर कर तो नहीं जा सकती, इसलिए वो एक छोटी सी राफ्ट बनाने लग जाती है, जिसमें वो सैम की बेल्ट और उसके पैर में बंधा वो कपड़ा इस्तेमाल करती है। फिर जब वो किसी तरह राफ्ट को बनाने के बाद उसे पानी में उतारने जाती है तो वो खुलकर अलग हो जाता है, जिस कारण लिव को काफी गुस्सा आता है कि इतनी मेहनत करने के बाद क्या मिला, कुछ नहीं। अब ये करते करते अंधेरा भी हो चुका था, तो वो वहीं पेड़ के पास रात बिताती है। इसी दौरान वो बोतल का पानी पीने के साथ अपनी रखी 2 चॉकलेट्स बार में से आधी खा लेती है। इस दौरान सीन फिर से लिव के अतीत में जाता है, जहाँ पर लिव के सामने ही उसके पिता थॉमस की मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद लिव काफी अपसेट हुई थी और उस रात लिव ने अपने घर में काफी ज्यादा पी ली थी। नशा इतना ज्यादा हो गया था कि जब लिव के घर को रात में आग लगी तो वो वहां से निकल भी नहीं पा रही थी। उस वक्त लिव को 2 फायर फाइटर्स बचाते हैं, लेकिन उसने उस समय काफी ज्यादा धुआं इनहेल कर लिया था, जिस कारण लिव को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। फिलहाल अगली सुबह होती है। लिव आधी चॉकलेट बार खाकर एक लकड़ी के सहारे किसी तरह उस डूबे हुए प्लेन तक पहुंच जाती है, जहां प्लेन के अंदर से वो सबसे पहले अपना और सैम का बैग बाहर निकालती है। फिर दोबारा वो रेडियो लेने के लिए जाती है जो कि प्लेन से जुड़ा हुआ था। अब दिक्कत ये हो रही थी कि वो लिव से निकल ही नहीं रहा था। ऊपर से यहाँ पर जॉर्ज की लाश भी मौजूद थी, इसलिए लिव रेडियो को छोड़कर जाने का फैसला करती है, जिस दौरान उसका पैर ही फंस जाता है। फिर उसे किसी तरह बड़ी मुश्किल से निकाल कर वो ऊपर आती है। अब उसी लकड़ी के सहारे लिव वापस लौटती है, जिस दौरान अचानक से लिव की आंख लग जाती है और फिर उसे अपने पापा की याद आती है, जब वो उसे जबरदस्ती स्कूल के लिए उठाया करते थे उस समय की। उनकी आवाज जैसे लिव के कानों में गूंज रही हो और फिर वो जाग जाती है। पर जब वो किनारे पहुंचती है तो वहां पर एक भालू उसका इंतजार कर रहा होता है, जो कि चॉकलेट की महक से यहाँ पर आया था। वो लिव की बची हुई चॉकलेट्स खाने के बाद सैम की लाश को सूंघता है। अब लिव को लग रहा था कि वो उसे भी खा लेगा, इसलिए वो आवाज करके भालू को भगाने लगती है, जो कि वहां से चला भी जाता है। जिसके जाने के कुछ देर बाद ही लिव पानी में ही रहती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं भालू वापस ना आ जाए। फिर जब वो नहीं आता तो लिव बाहर निकलती है। वो किनारे पर आकर पहले सैम की लाश को भालू से बचाने के लिए उसको एक जगह ले जाकर गाड़ देती है, जहां पर उसने निशानी के तौर पर सैम की घड़ी को लटका दिया होता है। फिर वो वापस आकर अपना बैग चेक करती है तो उसमें लैपटॉप,
चार्जर, ग्लासेस और बाकी सामान मिलता है। इसके साथ उसे कुछ पोस्ट कार्ड्स भी मिलते हैं जिन्हें वो संभाल कर वापस रख लेती है। साथ ही सैम के बैग में उसे नोटों के बंडल मिलते हैं, यानी कि सैम और जॉर्ज असल में स्मगलर थे। यही वजह थी कि सैम ने मरते वक्त कहा था, हमें कोई भी लेने नहीं आने वाला। इसके साथ लिव को काफी सारी नशीली गोलियों की बोतल्स भी मिलती है, जिसको देखकर वो फिर से सोच में पड़ जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि जब लिव उस आग वाले हादसे के बाद हॉस्पिटल में एडमिट थी तो उस दौरान डॉक्टर उससे कहती है, कभी कभी कुछ हादसे हमें बचा भी लेते हैं। तो मैं शराब पीकर अपनी जान देना चाहती थी। यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जिस दौरान लिव के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ग्लासेस से नोट के बंडल्स को धूप में दिखाकर उसमें आग लगा देती है। कागज जल्दी आग पकड़ जाता है, तो इस तरह लिव को आग मिल जाती है, जिससे वो काफी खुश भी होती है। कम से कम रात में उसे गर्मी तो मिलेगी। यहाँ सैम की आवाज फिर उसके कानों में दोबारा गूंजती है, जो उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये आग तुम्हें बचा लेगी? तुम्हारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन और जी पाओगे बस। यहाँ से निकलना नामुमकिन है। इन सभी बातों को सोचते सोचते लिव की आंख लग जाती है। अगला सीन फिर से हमें लिव के पास्ट में लेकर जाता है, जहां हम देखते हैं कि लिव अभी बहुत छोटी है और वो अपने माता पिता के साथ ही रहती है। लिव की माँ उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे अपनी आजादी पसंद थी। उसे हमेशा नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना काफी अच्छा लगता था। ये घर उसको अब कैद जैसा लगता था, जिस वजह से एक दिन रेड ड्रेस में उसकी माँ लूसिया लिव और थॉमस को छोड़कर भाग गई। जाने से पहले उसने लिव से कहा था, बेटा खुश रहना, लेकिन वो नहीं रह पाई। थॉमस अब लिव की देखभाल करने लगा था। वो लिव को काफी अच्छे से रखता है, पर पता नहीं क्यों बाप बेटी के आपस में जमती नहीं थी। लिव को उसकी माँ के छोड़ जाने के बाद से लगने लगा कि जिससे भी वो प्यार करती है वो उससे दूर हो जाता है, इसीलिए तब से उसने खुद को अकेला कर लिया। इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि लिव डैनी के बच्चे की माँ बनने वाली है, जिसका पता उसे आग वाले हादसे के बाद डॉक्टर से लगा। उसे डॉक्टर कुछ भी उल्टा सीधा खाने से मना करता है, जैसे कि मीट, फिश या जंगली बेरीज। साथ ही उसे साफ और फिल्टर्ड पानी पीने की सलाह देती है, और यहाँ जंगल में तो इनमें से कुछ भी नहीं था। उसे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए लिव चॉकलेट के पैकेट्स को चाटने लग जाती है। पर उससे लिव का क्या होने वाला था? कुछ भी नहीं। यहाँ उसे याद आता है कि कैसे रोज ऑफिस में डैनी उसके लिए खाना लेकर आता था। वैसे तो सिर्फ स्नैक्स खाकर रहती थी, यहाँ वो डैनी के साथ खाना तो खा लेती है, पर साथ में उसे साफ कर देती है कि ये सब कुछ मेरे लिए मत करो, क्योंकि बाद में मुझे इससे दिक्कत होगी। डैनी भी उसे परेशान न करने का फैसला कर लेता है। लिव को अब प्यास लगती है, तो उसे याद आता है कि प्लेन क्रैश होते वक्त जंगल के पेड़ों से भी टकराया था, इसीलिए वो वहां पर जाती है। तो उसको वहां पर एक मेटल का टुकड़ा मिलता है, जिसे मरोड़कर वो उसमें झील का पानी गर्म करके साफ करने लग जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे कई जानवरों ने गंदा किया होगा। पर वो भूल जाती है कि गर्म मेटल को वो आग से उतारेगी कैसे, इसलिए वो आग को बुझाकर एक अलग जगह पर आग जलाती है। इस बार वो नोटों का ही प्रयोग करती है आग जलाने में, इसलिए यहाँ पर उसे सैम दिखता है, जो उससे कह रहा होता है कि ये पैसे जो तुम जला रही हो वो तुम्हारे नहीं है। पर उसकी तरफ वो ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसे पता है ये असल में उसके दिमाग का फितूर है, कुछ नहीं। अब तक पानी ठंडा हो चुका था, तो वो उसको आराम से पीती है। जिस दौरान उसे याद आता है कि जब लिव ने पहली बार अपने पिता के लिए कॉफी बनाई थी तो क्या हुआ था। यहाँ थॉमस लिव से कहता है कि बेटा चिंता ना करो, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारी माँ की तरह नहीं हूँ। लिव इस पर कहती है कि अगर मैं उनकी तरह हुई तो इस पर क्या करोगे पापा आप? इस पर थॉमस उसे डांटने लगता है और कहता है तुम उसकी तरह नहीं हो सकती, तुम्हारी वजह से वो नहीं गई है, वो मेरी वजह से गई है। और अब प्रेजेंट समय में बारिश शुरू हो जाती है, जो कि लिव के लिए खुशी की बात थी, क्योंकि अब उसे साफ पानी मिल पाएगा। इसीलिए वो सारी दवाओं की बोतल्स को खाली करके भरने के लिए रख देती है, सिवाय एक को छोड़कर। अगर लिव ने ये दवा खा ली तो या तो वो मर जाएगी या फिर उसका बच्चा। यहाँ मैं आपको दोस्तों बता दूं कि लिव भालू के स्टूल में मौजूद पेड़ के बीच से ये जान पाई थी कि कौन सी वाली खाने लायक है और कौन सी नहीं, इसलिए अगले दिन वो वही बेर अपने पास रख लेती है। अब उसको 4 दिन हो गए थे, उसके पास अब खाना पानी दोनों था। यहाँ उसे अकेले में वो पल भी याद आता है जब रूथ ने उसे बताया था कि थॉमस हॉस्पिटल में एडमिट है। पर लिव अपने काम को छोड़कर वहां नहीं जाती, उसने बस फोन उनके हालचाल जानने के लिए किया था। वो बताती है कि मेरे और पापा के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती, इसलिए मैं काम खत्म करके उनको देखने आ जाऊंगी, अभी मैं काम कर रही हूँ। फिर शाम को लिव थॉमस को देखने हॉस्पिटल जाती है, जो कि जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। पर वो लिव को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। शायद इसी वजह से वो ये तकलीफ भी सह रहा था, क्योंकि उसने लिव से वादा किया था कि बेटी मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिलहाल रात हो चुकी थी और लिव अंधेरे में ऊंचाई पर जाती है, जिस दौरान सैम भी उसे अपने साथ महसूस हो रहा था। वो लिव से कहता है कि तुम खो जाओगी, मगर उसकी बात को नजरअंदाज करके लिव ऊपर जाकर देखती है तो उसे दूर कुछ रोशनी नजर आती है और उससे यकीन हो जाता है कि वहां पक्का कोई गांव वगैरह मौजूद होगा, यानी कि वो यहाँ से बाहर निकल सकती है। बस जरूरत थी अगले दिन से नया सफर पूरा करने की। अगले दिन वो खाने के लिए बेर और पीने के लिए पानी रखती है, जो उसने बारिश से इकट्ठा किया था। अपना सारा जरूरी सामान पैक करके वो आगे बढ़ती है। उसे उत्तर दिशा की तरफ जाना था,
लिव यहाँ से जाने से पहले पेड़ पर लिख देती है कि लिव यहाँ थी, ताकि कोई भी अगर उसे ढूंढता हुआ यहाँ पर आए तो पता चल जाए वो यहीं से आगे बढ़ी है। फिर यहाँ से वो अपना सफर पूरा करती है ताकि वो कहीं भटक ना पाए। इसलिए लिव पेड़ों पर प्लास्टिक बांधते हुए आगे बढ़ रही थी, मगर जल्दी उसे पता चल जाता है कि वो बस एक ही जगह पर बार बार घूम फिर कर आ रही है। यहाँ लिव को याद आता है कि बचपन में उसे उसकी टीचर ने कंपास बनाना बताया था कि अगर किसी मैग्नेट के मेटल को पानी में छोड़ दिया जाए तो वो कंपास का काम करता है। अब उसके पास मैग्नेट तो था नहीं, पर उसे सैम की घड़ी याद आती है। वो वापस सैम की कब्र पर जाकर उसमें से उसकी निडल निकालकर चुंबक बनाती है और जब उसे पानी में डालती है तो उसका दिशा यंत्र तैयार हो जाता है। इसी के सहारे फिर वो आगे बढ़ती है। उसे अपना सामान भी काफी भारी लग रहा होता है, तो लिव अपना लैपटॉप वहीं फेंक देती है ताकि बैग हल्का हो जाए। और फोन फेंकने से पहले वो ऐसा नाटक करती है जैसे कि वो अपनी माँ को वॉइस मेल भेज रही हो। ये सब कुछ कम खाने और पानी की वजह से हो रहा था उसके साथ, जिस कारण वो सैम को भी अपने साथ हेलुसिनेट कर रही है। इसी भ्रम में वो फोन को लगाकर कहती है, माँ मैं आपसे मिलने वाली थी क्योंकि मुझे पता है कि पापा की मौत के बाद वो लेटर्स और पोस्ट कार्ड्स जो हमें मिले वो आपने अलग अलग जगहों से भेजे थे, पर पापा ने उन्हें मुझसे छुपा कर रखा। मुझे ऐसा लगा था कि मैं आपकी तरह खुदगर्ज हूँ, इसीलिए मैं अपनी खुदगर्ज माँ से मिलने निकली थी, पर प्लेन क्रैश की वजह से मैं यहाँ जंगल में फंस गई। एक डैनी था मेरी जिंदगी में बस, पर वो मुझे छोड़कर चला जाएगा, इस डर से मैंने उसे भी दूर कर दिया। वो रिश्ता तो निभाना चाहता था, पर बाद में पता चला कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। पर ये बात मैंने अभी तक उसे नहीं बताई क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं अच्छी माँ बन पाऊंगी या नहीं। इस बात का जवाब माँ मुझे आपसे चाहिए। अपने मन की ये सारी बात निकालकर लिव फोन को एक पेड़ पर छोड़ देती है। फिर उसे अचानक से प्लेन के गुजरने की आवाज आती है, जिसके पीछे भागते हुए लिव एक गड्ढे में गिर जाती है जहां उसका पैर एक पत्थर में दब गया होता है। आगे हम लिव को देखते हैं जो बेहोश पड़ी है। उसे जब होश आता है तो वो देखती है कि उसका पैर एक बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ है, साथ ही उसके सर पर भी चोटें आई है जिसमें वो पट्टी बांधती है। यहाँ लिव अपनी माँ लूसिया को इमेजिन करती है जो उससे कह रही थी, बेटा तुम्हें यहीं रुक जाना चाहिए। इसके साथ लिव के दिमाग में कई सारी अलग अलग चीजें चल रही होती हैं, जैसे कि ये कोई सपना हो। वो कभी अपने बचपन में पहुंच जाती है तो कभी अपने पिता के सामने तो कभी ऑफिस में डैनी के पास। वो थी तो उस अंधेरी जगह पर, लेकिन उसका दिमाग उसे कंफ्यूज कर रहा था। यहाँ वो याद करती है कि कैसे आखिरी समय में उसके पिता मरना नहीं चाहते थे। उनकी तकलीफों को देखकर लिव ने उनसे बोला, अब आप थक गए हो, आप आराम करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। जब लिव ने उनसे इतना कहा तब जाकर थॉमस ने आखिरी सांस ली और उसी रात लिव ने खूब शराब पी थी। इन सारी बातों के बीच लिव अपनी माँ को इमेजिन करते हुए उनसे काफी सारी बातें करती है। इसके साथ ही वो लगातार एक छोटे पत्थर से उस बड़े पत्थर पर चोट मारती रहती है, जिससे वो टूट जाता है और लिव का पैर बाहर निकल आता है। पर अब तक लिव काफी कमजोर हो चुकी थी, उसे नहीं पता था कि यहाँ से कैसे निकलना है। यहाँ उसे वही गोलियों की बोतल दिखती है, जिसे देखकर लिव की माँ उससे कहती है कि बेटा बस करो, अब यहीं रुक जाओ। लिव का भी मन कर रहा था कि वो इन गोलियों को खाकर यहीं पर अपनी जान दे दे, पर फिर उसे अपने बच्चे का ख्याल आता है और वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं आपकी तरह हूँ, लेकिन मुझ में और आप में एक फर्क है, मैं हार नहीं मानूंगी। यहाँ लिव को दूसरी तरफ से एक रास्ता दिखाई देता है। असल में ये गुफा थी। उस तरफ से जब लिव बाहर निकल रही होती है तो उसकी माँ उसे रोक रही थी, लेकिन लिव उसकी एक नहीं सुनती और आगे बढ़ती रहती है। तब उसे पता चलता है कि वो जगह काफी ऊंचाई पर है। इससे पहले लिव सोच पाती, उसके पैरों के नीचे का पत्थर टूट जाता है और नीचे कई सारे पेड़ों की टहनियों से टकराते हुए वो गिर जाती है, जिस दौरान वो बेहोश होती है कुछ देर के लिए, पर फिर उसे होश आ जाता है। वो देखती है कि उसका पैर टूट चुका है, साथ ही उसे काफी सारी अंदरूनी चोटें भी लगी हैं, पर पेड़ों की वजह से लिव की जान बच गई थी। वो यहाँ खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तभी उसे अपने पिता याद आते हैं जो उसे रोज सुबह उठाया करते थे। उन्होंने लिव को सब कुछ सिखाया था, उसे इस लायक बनाया कि वो अपने दम पर उठ खड़ी हो। उन्हें याद करके वो अपने बगल में पड़ी एक लकड़ी के सहारे उठती है, पर इस तरह वो कितना लंबा रास्ता तय करेगी। फिर यहाँ उसे अपने पिता की बात याद आती है जो कहते हैं कि अगर हमें हाथी को खाना है तो थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए, यानी कि कोई भी बड़ा काम या लक्ष्य उसे थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे स्टेजेस को पूरा करके पूरा किया जाना चाहिए। इसी सोच के साथ वो चलने लग जाती है। इस बार वो भटके ना, इसलिए लिव सूरज का सहारा लेती है जो कि पूरब से निकलकर पश्चिम में डूबता है। लिव बढ़ी चली जाती है उत्तर दिशा की तरफ, जिस दौरान वो अपने साथ डैनी को इमेजिन करती है जो उसे हौसला देता है कि तुम्हें रुकना नहीं है, चलते रहना है। मर भी गई तो कोशिश करके ही मरोगी। लिव डैनी से माफी मांगती है कि मैंने तुम्हें बच्चे के बारे में नहीं बताया, जो कि गलत है। इस पर डैनी उससे कहता है कि लिव तुम चिंता ना करो, तुम बहुत अच्छी माँ बनोगी। इसके बाद डैनी उसे दिखना बंद हो जाता है। फिर वो इमेजिन करती है कि वो अपने पापा से बात कर रही है। वो उनसे पूछती है कि आपने माँ के लेटर्स और पोस्ट कार्ड्स मुझसे क्यों छुपाए। थॉमस कहता है कि बेटा वो एक मतलबी औरत थी जो अपनी खुशियों के लिए हमें छोड़कर चली गई। वो इस
दौरान लेटर्स भेज सकती है, पर उसका कभी ये मन नहीं हुआ कि वो खुद आकर तुमसे मिल जाए। इतना तो वो कर ही सकती थी। देश दुनिया घूमने का समय है, पर अपने परिवार से मिलने का नहीं। यहाँ लिव जब अपनी सोच से बाहर निकलती है तो उसे कुछ शोर सुनाई देता है। उसे लगता है कि यह सड़क का शोर है, पर आगे जाने पर उसे तेज बहाव वाली नदी मिलती है जिसे पार किए बिना वो आगे नहीं जा सकती। इसलिए वो थक कर यहीं बैठ जाती है। यहाँ लिव को उसके पिता फिर दिखाई देते हैं, जो उससे कहते हैं कि बेटा तुम चिंता ना करो, सब अच्छा होगा। तुम अपनी माँ बनने की जिम्मेदारी को भी अच्छे से निभाओगी, मैं जानता हूँ। जानती हो तुम किसकी तरह हो? अपनी माँ की तरह थोड़ा जिंदा दिल, मेरी तरह अपना वादा निभाने वाली। तुम भी मेरी तरह किसी को छोड़ के नहीं जाती, और थोड़ी सी तुम खुद की तरह जिद्दी भी हो। सच में माँ छोड़कर चली गई तो तुमने किसी को भी अपने पास नहीं आने दिया। इस बात की जिद है तुम में। यहाँ फंसी हो तो हर कीमत पर हार न मानने की ये जिद भी तुम में है। ये मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, बल्कि तुम्हारी सच्चाई बता रहा हूँ। तुम्हारी माँ को घूमना बहुत पसंद था, वो भी बहुत अच्छी माँ और पत्नी थी। बस उसकी एक गलती थी कि वो मुझे और तुम्हें छोड़कर चली गई। इस पर लिव पूछती कि मैं इस बच्चे की क्या अच्छी माँ बन पाऊंगी? क्या मैं तैयार हूँ जिम्मेदारी उठाने के लिए? थॉमस कहता है कि बेटा तैयार कोई नहीं होता, बस हर चीज में अपना सब कुछ झोंक देना पड़ता है। रिश्ते समर्पण मांगते हैं, तुम बस कूद जाओ, बाकी ऊपर वाला सब कुछ संभाल लेगा। लिव यहाँ नदी के बहाव के साथ जाने का फैसला करती है। उसने फिक्र छोड़ दी थी कि वो जिंदा बचेगी या मर जाएगी। वो अपने लेटर्स को लेकर एक लकड़ी के सहारे उस नदी में उतर जाती है, जहाँ वो काफी देर बहती है। उसे लग रहा था कि वो मर चुकी है। वो इमेजिन करती है कि उसकी डिलीवरी हो रही है और उस वक्त डैनी भी उसके साथ है। यानी कि अगर लिव यहाँ से सच में बच जाती है तो वो पूरी तरह से बदल जाएगी और डैनी और अपने बच्चे के साथ अपने आगे की जिंदगी जिएगी। पर अभी भी वो इस नदी में बहती हुई जा रही थी। तभी कुछ मछलियां पकड़ने आए लोग लिव को देखते हैं, जो उसे बाहर निकालते हैं और सीपीआर देकर होश में लाने की कोशिश करते हैं, मगर कोई फायदा नहीं होता। उन्होंने हार मान ली थी। हाँ, इस पॉइंट पर लिव को अचानक से होश आता है और वो आंख खोलती है, यानी कि लिव बच गई थी। अब इसके बाद स्क्रीन ब्लैक होती है और हमें स्क्रीन पर फॉर माइक लिखा हुआ दिखाया जाता है। असल में माइक इस सीरीज का एडिटर है, जिनकी कैंसर की वजह से मौत हो गई थी। दोस्तों, ये उनका आखिरी प्रोजेक्ट था, इसलिए यहाँ उनको इस तरह से ट्रिब्यूट दिया गया है। साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।